हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम क्लास 11th फिजिक्स का पहला अध्याय भौतिक जगत को पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस अध्याय से एक भी क्वेश्चन आपके किसी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो आप सोचते होंगे कि इस अध्याय को पढ़ना तो फिर क्यों ज़रूरी है। देखिए, इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़ेगा और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप इसमें बहुत सारे चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिएगा। तो इस वीडियो में हम आपको इस अध्याय के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि भौतिकी क्या होते हैं, भौतिकी को कैसे आसान बनाया जा सकता है और साइंस विज्ञान का मतलब क्या होता है, वो सभी बातों को इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, भौतिकी का इंग्लिश होता है फिजिक्स और फिजिक्स ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। देखिए, यहाँ पर भौतिकी का परिभाषा देना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए यहाँ पर कुछ बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे भौतिकी क्या है, तो यह एक प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है। प्राकृतिक विज्ञान की शाखा कहने का अर्थ है कि प्रकृति में होने वाले विभिन्न घटनाओं का एक सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना, किसी सिद्धांत नियमों के तहत उसकी व्याख्या करना फिजिक्स कहलाता है। देखिए, प्रकृति में कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो रात्रि में चमकने वाले खगोलीय पिंड, दिन रात का होना, ऋतुओं का बदलना, ग्रहण, ज्वार भाटे का आना, ज्वालामुखी, इंद्रधनुष, आकाश का रंग नीला होना, ये सभी जो प्राकृतिक में घटनाएं होते हैं उसी को तो भौतिकी कहा जाता है, फिजिक्स कहा जाता है। और यह द्रव्य और ऊर्जा के बीच पारस्परिक विनिमय का अध्ययन भी है। जो पदार्थ होते हैं और उसमें एनर्जी, जिसमें एनर्जी का भंडार होता है, उसके बारे में भी यह अध्ययन करना भौतिकी कहलाता है। और हम भौतिकी को कैसे आसान बना सकते हैं, उसके लिए दो मेथड बनाया गया है। इसके दो प्रमुख विचार बनाए गए हैं। वो दो प्रमुख विचार कुछ इस प्रकार से हैं। एक विचार है एकीकरण और दूसरा है न्यूनीकरण। भौतिकी की दो शाखा बनाया गया है, जिसमें एक है एकीकरण यूनिफिकेशन एंड दूसरा है न्यूनीकरण। ये दोनों क्या होते हैं वो हम आपको बताएंगे। देखिए, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है। इस दोनों को जान जाइएगा तो आप भी भौतिकी में कुछ नया कर सकते हैं। तो इसमें एकीकरण का क्या मतलब होता है, तो प्रकृति में होने वाले बहुत से घटनाओं को एक सिद्धांत के द्वारा व्याख्या करना एकीकरण कहलाता है। मान लीजिए कि यह प्रकृति में बहुत सारे घटनाएं हो रही हैं। सभी घटना को, मान लीजिए 10 घटना हो रहे हैं, उसमें से आप सभी घटना को एक ही सिद्धांत से अगर आप उसे का व्याख्या कर पा रहे हैं तो वह एकीकरण यूनिफिकेशन होगा। जैसे में सेब का गिरना, अगर आप सेब को ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे गिर जाता है। यह क्या हो रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आप सेब को ऊपर फेंकते हैं तो वह फर्श पर आकर गिर जाता है। और पृथ्वी के परिता चंद्रमा का परिक्रमा, अर्थात जो पृथ्वी है उसके चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा करता है और जो सूर्य है उसके चारों ओर ग्रह, पृथ्वी और जितने भी ग्रह हैं वह परिक्रमा करता है। तो इसमें देखिए 3 गो बन गया। सेब को आप ऊपर फेंके तो वह नीचे गिर गया, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का गति हो गया, सूर्य के चारों ओर ग्रह का गति हो गया और सूर्य खुद आकाश गंगा का परिक्रमा करता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे घटना हो रहे हैं, लेकिन यह सभी घटना एक ही नियम से व्याख्या किया जाता है, वह है गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसे न्यूटन ने दिया था। इस नियम के तहत आप पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का गति, सूर्य के चारों ओर ग्रह का गति और ऊपर किसी वस्तु को फेंकने पर वह नीचे गिर जाता है, सभी का व्याख्या एक ही नियम गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ही व्याख्या हो रहा है, जिस कारण से हम इसे एकीकरण कहते हैं, जिसमें एक ही नियम होगा और बहुत सारे घटना, जैसे सेब का गिरना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का गति, सूर्य के परिता ग्रह का गति, सभी का व्याख्या होना एकीकरण यूनिफिकेशन कहलाता है। दूसरे में आते हैं न्यूनीकरण, रिडक्शनिज्म।
देखिए रिडक्शनिज्म जो है यह भी बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई विशालकाय घटना हो रहा है जिसमें किसी अपेक्षाकृत बड़े अधिक जटिल निकाय के गुणों, निकाय मतलब सिस्टम के गुणों को इसके अवयवी सरल भागों की पारस्परिक क्रियाओं तथा गुणों से व्युत्पन्न करना। इसका मतलब आप नहीं समझे होंगे लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। देखिए जो न्यूनीकरण होता है इसके अंतर्गत कोई बड़ा जटिल निकाय है, सिस्टम है, आप उसका अध्ययन करने में आपको कठिनाई हो रही है तो आप उसका अध्ययन उसके छोटे छोटे भागों में उसे बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप समझ लीजिए आपको जल से बिजली बनाना है, आपको जल से बिजली बनाना है। क्या जल से बिजली तुरंत बन जाता है? इसमें प्रोसेस होते हैं। आप कहिएगा हम आपके ऊपर जल फेंक देंगे तो आपको करंट लग जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जल को बिजली बनाने के लिए आपको एक बांध बनाना पड़ता है और बांध में एक पानी को आपको इकट्ठा करके उसे एक तेज़ रफ्तार में छोड़ना पड़ता है और उस सभी संग्रहित जल को एक साथ छोड़ दिया जाता है, जिस कारण से वह तेज़ रफ्तार से एक नली के द्वारा गुजरता है। मान लीजिए एक पथ के द्वारा वह गुजरता है और इस पथ पर जो है टरबाइन लगा हुआ होता है और यह टरबाइन को वह घुमाते हुए जाता है जिससे बिजली उत्पन्न किया जाता है। तो इतना प्रोसेस में आप बांध बनाए, सभी जल को संग्रहित किए, फिर उसे एक साथ छोड़ दिए, जिस कारण से वह जल टरबाइन को घुमाया और विद्युत का उत्पत्ति किया। तो इसमें जो है किसी भी चीज़ से अगर आप बिजली बना रहे हैं तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस है। सभी प्रोसेस को अलग अलग करके आप अध्ययन कर लेंगे तो वह न्यूनीकरण कहलाएगा। जैसे आप सौर प्लेट से विद्युत ऊर्जा बनाते हैं, जैसे आप गोबर से गोबर गैस बनाते हैं, तो यह गोबर से तुरंत ही गोबर गैस नहीं बन पाता है। अर्थात गोबर से तुरंत आप चाहिएगा गोबर गैस बना लेने के लिए तो यह नहीं होगा। गोबर को बहुत दिन तक पहले सड़ाया जाता है, सड़ने के पश्चात उससे एक मीथेन गैस निकलता है और उसे एक सिलेंडर में बंद करके रख लिया जाता है, संचित करके रख लिया जाता है, जिसका उपयोग घरेलू ईंधन में किया जाता है। न्यूनीकरण में आप एक और उदाहरण ले सकते हैं, पवन ऊर्जा का बनाना। पवन ऊर्जा को बनाने के लिए एक पवन चक्की को लगाया जाता है। बहुत सारे जिस इलाके में ज़्यादा हवा तेज से चलती है उसमें एक पवन चक्की को लगा दिया जाता है। यह पवन चक्की क्या करता है, जब हवा आता है तो यह घूमता है। इसके घूमने के पश्चात जो है इसके नीचे टरबाइन लगा होता है, उसके घूमने के पश्चात टरबाइन भी घूमने लगता है जिससे बिजली का निर्माण करता है। तो इस वायु से पहले पवन चक्की को घुमाया जाता है, उसके पश्चात टरबाइन को घुमाया जाता है, टरबाइन को घुमाने के पश्चात बिजली का उत्पत्ति होता है। तो इसमें बहुत बड़े प्रोसेस को उसके छोटे छोटे भागों का अध्ययन करके आप पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं। चलिए आगे हम आपको विज्ञान के बारे में बता देते हैं कि विज्ञान क्या होते हैं। विज्ञान का इंग्लिश होता है साइंस। यह लैटिन भाषा से मिलकर बना होता है। लैटिन भाषा में कौन सा भाषा, तो सेंटिया से मिलकर विज्ञान बना होता है, जिसका अर्थ होता है जानना। जानना अर्थात किसी भी ज्ञान को जानना, नई बातों को जानना विज्ञान होता है। और जो आप विज्ञान शब्द जानते हैं यह एक संस्कृत का शब्द है और इसे अरबी में इल्म कहा जाता है। तो विज्ञान क्या है, तो विज्ञान प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किए जाने वाला सुव्यवस्थित प्रयास है। कोई भी प्राकृतिक घटना घट रहा है, जैसे किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर वह नीचे आ जा रहा है, जैसे में गाड़ी का एकाएक चलने पर उसमें बैठे सवारी जो है वह पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो यह सभी घटनाएं विज्ञान के तहत उसे सुव्यवस्थित तरीके से एक सिस्टम के तहत उसे समझा जाता है और विज्ञान की मदद से आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। भविष्यवाणी कहने का अर्थ है कि भविष्यवाणी करते हैं। जैसे भूकंप जब आता है तो पहले ही यह पता चल जाता है, पूर्णतः नहीं पता चलता है लेकिन इससे पता चल जाता है। तो उसमें हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भूकंप आने वाला है। और इसमें ज्ञान का उपयोग परिघटनाओं के भविष्य कथन, संशोधन एवं नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। जो भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं उससे बहुत सारे घटनाओं के हम भविष्य
भविष्य कथन के बारे में बता सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं। अगर उसमें कोई त्रुटि है तो हम अपना कथन उसमें बता सकते हैं और बहुत सारे परिघटनाओं को नियंत्रण कर सकते हैं। वह विज्ञान के तहत ही संभव है। तो अगली वीडियो में हम आपको प्रकृति के मूल बल के बारे में बताएंगे और प्रौद्योगिकी के और समाज के बीच संबंध बताएंगे, वैज्ञानिक विधि के बारे में बताएंगे और बहुत सी बात जो इस अध्याय में आपको जानना है वो सभी बात आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।